हेलो, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय नंबर 4, जिनका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। पाठ के जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग वीडियो में क्या पढ़े थे, चैप्टर में बताया गया था कि भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया और उसके बाद उसने अपने लाभ में इतना अधिक लाभ कमाया व्यापार में कि जिसको देख करके अन्य यूरोपीय देश भारत में आना शुरू कर दिए और धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेजों ने एक अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेज भारत के आर्थिक, सामाजिक, नैतिक कई तरह के शोषण किए, जिसके कारण हमारे देश में अंग्रेजों की प्रति आक्रोश की भावना बढ़ने लगी और वह कई रूपों में फूटते गई, जिसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिला 1885 के सैनिक विद्रोह। इसके अलावा कई तरह की घटनाएं घटी जिसको हमने देखा वहाँ पर, जिसमें पहला था हमारा गांधी युग की शुरुआत जब होती है तो हमने बताया था कि गांधी जी 1915 में भारत आते हैं। ऐसे भारत में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये दक्षिण अफ्रीका थे उस समय, और 1914 में वापस जब भारत आते हैं और 1915 में सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि एक गुजरात में आश्रम की स्थापना की, लोगों की सेवा देना शुरू की, जिनके कारण कैसरे हिंद बंद हो जाता है। कैसरे हिंद नामक एक उपाधि इन्हें अंग्रेजों ने दी थी। 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जाती है और लगातार खास करके उस समय किसान आंदोलन का इन्होंने खूब समर्थन किया। 1917 के चंपारण सत्याग्रह, 1918 के खेरा किसान आंदोलन और फिर 1918 में ही बारदोली आंदोलन। लगातार कई आंदोलनों में जब इन्हें सफलता मिली, इसके बाद खिलाफत आंदोलन में सफलता, और फिर 1920 के सबसे बड़ी आंदोलन जन आंदोलन, जिसे कहा गया है असहयोग आंदोलन। इसे जन आंदोलन कहते हैं क्योंकि पहली बार आम जनता ने इसमें भाग लिया था। इसके बाद क्या होता है कि लगभग इन पूरे देश में इनकी प्रसिद्धि हो जाती है और उसके बाद लगातार ये कई आंदोलन चलाते हैं, जिनमें 4 प्रमुख आंदोलन थे। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, 1920 का असहयोग, 1930 का सवर्ण और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। पहले देख लीजिए ना विद्युत है कि नहीं, विद्युत है कि नहीं देख लीजिए ना। तो इस तरह से पूरे देश में उनकी प्रसिद्धि होती है और इनके अध्यक्षता में ही देश आज़ाद भी होता है। ये सारी हमने कहानी अच्छे तरह से विस्तार से चर्चा किए थे हम लोग चैप्टर में, जिसका हमारे चैनल पर कई वीडियो उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लघुतरीय क्वेश्चन, तो चलते हैं लघुतरीय क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा मनोरंजन की दृष्टि से थोड़ा सा एक आध दो शायरी हो जाए। कहते हैं, तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को भी और धारदार बना। यानी अपने हुनर को अपना हथियार बना और इरादा को क्या बनाओ, धारदार। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हैं, उन्हीं ख्वाबों को तो अपना शिकार बना। देखिए, हमारी जो ख्वाब होती है ना, कभी कभी किसी चीज़ को पाने की बहुत इच्छा होती है और उसके लिए ना बड़ा परेशानी करनी पड़ती है। तो आप एक ना उसी को स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कर लेने का मतलब है कि आप उसको पा लीजिए। ठीक है, चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है आपसे, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कैसे विकसित हुआ। अच्छा, गौर करके देखिएगा कि हम लोग पढ़े थे कि भारत में जब अंग्रेजी सरकार आई थी, यानी कोई भी विदेशी कंपनियां आई थी, तो हम लोग खूब उसका स्वागत किए थे, आवभगत किए थे, नहीं किए थे। जैसे आपने पढ़ा था कि वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा तो जमोरी ने उसका खूब स्वागत किया। इसके बाद अन्य यूरोपीय व्यापारी आए थे ना,
तो हम लोगों को लगा था उस समय, माने उस समय के जो इंडियन थे वो उनको लगा कि ना एक विदेशी बहुत बड़ी कंपनी हमारे यहाँ आई है तो हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे ही भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, तो खूब स्वागत किया था, खूब व्यापार किया, रहने के लिए जगह, उनके लिए कोठियाँ, अन्य प्रकार की सुविधाएं हमने देना शुरू किया। लेकिन जब कुछ दिनों तक अंग्रेजों ने हमारे यहाँ व्यापार किया, अधिकार कर लिया, इसके बाद ऐसी क्या स्थिति आई कि हमने उसका विरोध किया। वही पूछ रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, यानी भारत के लोगों में अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसी क्या स्थिति आई कि उनका विरोधी बन गए, तो बताएंगे हमें। देखिए, सबसे पहला क्या था कि पहला तो हमारे यहाँ हिंदू और इस्लाम थे, ठीक है, और अंग्रेज जो थे वो क्या थे, ईसाई थे। तो अब हम लोगों को वो क्या कहते थे कि आप लोगों का धर्म ना अच्छा नहीं है, और हम लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जा रहा था। अब भारत के जो लोग धार्मिक विचार के थे, इसीलिए दोनों के बीच में क्या होने लगी, दुश्मनी पैदा होने लगी, यानी वो उनका विरोधी बन गए। कौन, भारतीय लोग, क्योंकि वो लोग ना हम लोगों को क्या कहते थे कि आपका धर्म अच्छा नहीं है, आप ईसाई बनिए। हम लोग भारतीय हिंदू और इस्लाम, हम लोग ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए दोनों के बीच में क्या हो गई, विरोध बढ़ गया। तब पहला, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन पनपने का मेन कारण क्या था, धर्म, ठीक है। तो धर्म में कौन, तो भारत हिंदू और इस्लाम थे, जबकि अंग्रेज ईसाई थे। हम लोगों पर जबरदस्ती ईसाई धर्म को थोपा जा रहा था, हम लोगों के धर्म को गलत बताया जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध करना शुरू किया। बैठो, बाहर में पढ़ाते हैं। चलिए, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण था आर्थिक शोषण। दूसरा कारण क्या था, आर्थिक शोषण। अब देखिए, किसान भाई, भारत की जमीन तो भारत का ही था, भारतीय लोगों का था। अब जब अंग्रेज आई तो हम लोगों यहाँ कितना टैक्स लगा दी, 50-50 का, चाहे वो महालवारी प्रथा थी, चाहे वो रैयतवारी थी या अस्थाई बंदोबस्त, चाहे व्यवस्था कोई भी थी, 45 से 50% का वो टैक्स लेती थी। खेती हम करें, जमीन हमारी, कर वसूले वो। अगर किसी तरह का सूखा पड़ जाए, फसल नष्ट हो जाए, तो किसी तरह की कोई छूट नहीं। अगर हम नहीं दिए तो हमारे साथ मारपीट किया जाता था। तो इसलिए हमारे मन में क्या जगा, उसके प्रति आक्रोश की भावना। 2 कारण हुआ, क्योंकि भाई जमीन हमारी है, देश हमारा है, और वो कर वसूल रहा है। कृषि विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है, ना तो कोई कृषि यंत्र लाया जा रहा है, ना नहर बनाई जा रही है, ना कोई किसानों को सुविधाएं दी जा रही है, कोई तरह की कृषि सुविधा नहीं। टैक्स वसूलने के लिए साल में पहुंच जाता था। अगर नष्ट हो जाए फसल तो कम से कम उस समय छूट दे देनी चाहिए। जैसे अभी क्या होती है कि मान लीजिए हम लोग धान की कृषि कर रहे हैं, अभी मान लीजिए अगर सूखा पड़ जाती है तो एक हमारे यहाँ सरकार की व्यवस्था है कि आप ऑनलाइन करिए। ऑनलाइन करने के बाद ना आपको उसका कुछ मुआवजा जो है सरकार भेज देती है खाते में, ठीक है। जैसे आपने डीजल 50 लीटर यूज़ किया है तो आपको उस हिसाब से पैसा अनुदान में आपको, चाहे वो 500 ही देती है, 1000 ही देती है, लेकिन एक तो अनुदान देती है ना, आपके साथ वो टैक्स ली नहीं, साथ में छूट दे रही है कि आपको घाटा लग गया है आपको तो हम सुविधा आपको दे रहे हैं। नहीं, तो हम लोगों को लगता है कि हमारी सरकार हमारी मदद कर रही है, और वहां पर मदद कुछ नहीं, और ऊपर से कर लिया जा रहा था, तो दूसरा विरोध आएगा कि नहीं हमारे मन में। तो 2 कारण था। तीसरा कारण क्या था कि देखिए, हम भारतीयों के जितने उद्योग थे, ठीक है, सभी उद्योग के उत्पादन पर कर लगा दिया गया, टैक्स। अब हमारे यहाँ जो भी सामान बनती, कर लगने के बाद वो ज्यादा कीमत हो जाती थी। जैसे देखिए, एक ही कीमत है ना, मान लीजिए ये दवा की बोतल है, सुनिए ना, एक दवा की बोतल है जिसकी कीमत 100 रुपया है, उसको बनने में उद्योग में खर्च लगता है मात्र 10 रुपया। हमने कई दिन समझाया आपको कि इसकी बनाने की कीमत मात्र कितनी है। जैसे हम टॉयलेट क्लीनर बनाते हैं, देखा है ना, 95 रुपया MRP मारते हैं, उसको बनाने में मात्र हमें 20 रुपया खर्च होती है। अब देख लीजिए, 95 की चीज हम कितना में तैयार करके छोड़ देते हैं, 20 रुपया। अब उस पर सरकार का एक मोहर लगता है, टैक्स लगता है हमें, जिसके कारण उसकी कीमत हो जाती है 45 रुपया 50 रुपया। क्लियर है। अब सोच लीजिए कि उस समय सरकार की, हमारे देश की जो वस्तु उत्पादन होती थी,
तो उस पर वो टैक्स लगा करके अंग्रेज ज्यादा से ज्यादा कर लगा करके हमारे यहाँ की वस्तुओं को महंगा कर देता था। अब वो जो लाता था वस्तु, उस पर कोई कर नहीं है। वो अपने देश में ला करके बेच रहा है तो कोई कर नहीं दे रहा है। हमारे देश में हम उत्पादन कर रहे हैं तो हमें कर देना पड़ रहा है। हमें लग रहा है क्या कि हम बंधक में हैं, हमें हमारे साथ किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं थी, जैसे रॉलेट एक्ट था हमारे यहाँ। तो इन सब कारणों से ना हमको क्या लगा कि विदेशी सरकारें यानी अंग्रेजी सरकार जो है हम लोगों पर जबरदस्ती क्या कर रही है, टैक्स वसूल रही है या आरोप लगा रही है, इसलिए हमने उसका विरोध करना शुरू किया। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे उसका विरोध किए। चलिए, भारत में राष्ट्रवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन कैसे उत्पन्न हुआ या कैसे शुरू हुई, सब लिख लेंगे। किसी को दिक्कत? अरे बोलिए भाई, समझ गए सब लोग? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार बढ़ावा दिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन काफी तीव्र हो गई। देखिए, इससे पहले हमारे देशों में अंग्रेजों ने कब कदम रखा था? गलती बात, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी। जब वो भारत आई तो व्यापार की, लेकिन क्या होता है 1605 में राजा अकबर का शासन खत्म होता है और जहांगीर शासक बनते हैं। जहांगीर ने थोड़ा सा नियम लगा देता है कि अंग्रेजी सरकार यहाँ व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि उस समय पुर्तगाल वाला था। तब पुर्तगाल वाला ना जहांगीर के साथ सांठगांठ कर लिया और कहा कि अंग्रेज को व्यापार करने नहीं दीजिए। तो जहांगीर पारित कर दिया कि भाई आप नहीं करेंगे। इसके बाद कौन आए? अंग्रेज की तरफ से कौन आया था? पढ़ाए थे हम। उनका नाम था सर जॉन हॉकिंस। बहुत एक तेज तर्रार आदमी था। वो आया, जहांगीर को कहा भाई, वो कहने के बाद भी उससे पारित नहीं हुआ। तब वो गया कहाँ? फिर से वापस गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड के राजा को कहा, तो उससे पूछा गया कि भाई उस राजा की कमी क्या है बताओ। तो दो चीजें हैं, एक तो है शराब यानी सूरा और सुंदरी, दोनों का प्रबंध किया और कानून उसको पारित हुआ। 1615 में पुनः उसे व्यापार करने की अनुमति मिली। अंग्रेज आया साथ 1600 में। पहली उसने हमारे देश पर कब अपना कदम जमा लिया? पहली गलती बात, 1757 के पलासी के मैदान में बंगाल के नवाब सिराजदौला को हराकर हमारे देश पर वह पहली बार अधिकार जमाया था। इससे पहले वह व्यापार कर रहा था। 1600 ईस्वी में आया था, 1615 में उसे कानून रूप से अधिकार करने का मतलब व्यापार करने का अधिकार मिला। लेकिन सबसे पहले हमारे देश पर पहला अधिकार उसने जमाया बंगाल में 1757 की पलासी की लड़ाई। क्लियर? उसके बाद धीरे 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 कई लड़ाइयाँ लड़ी। बक्सर का युद्ध हुआ, और कौन कौन सा युद्ध हुआ, नहीं मैसूरांग युद्ध हुआ, और बहुत सारे युद्ध थे। उसको तो हम लोग नीचे क्लास में पढ़े थे। और पूरे देश पर हुआ लगभग 1857 तक पूरा अधिकार फैला लिया, नहीं फैला लिया जी। इतने वर्षों के बाद हमारे मन में आंदोलन की भाव जगी थी 1757 से 1857। लेकिन उसके बाद भी हम लोग धीरे 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 लड़ रहे थे। उसके बीच में कोई घटना नहीं घटी है। एक घटी बीच बीच में छोटा छोटा, जिसका कोई वर्णन नहीं है। अरे कभी होता था सन्यासी विद्रोह, कभी मुंडा विद्रोह, कभी चोल विद्रोह, तो इस सब का कोई महत्व नहीं था। हाँ नहीं, हाँ कई विद्रोह था, चोल भी था। लेकिन 1914 के बाद हमारा आंदोलन तीव्र हो गया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध के बाद आंदोलन तीव्र हुआ। इसके क्या कारण थे? अब आइए मुख्य पॉइंट पर क्वेश्चन पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय आंदोलन काफी तीव्र हुई, इसका कारण समझिए। पहले तो हमारे देश में जब आंदोलन चल रही थी तो अंग्रेजी सरकार यानी अंग्रेज की महारानी जो थी, वह हम लोगों से एक वादा की कि अगर विश्व युद्ध में आप हमारी मदद करेंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो हम लोगों को लगा कि चलो भाई इसकी मदद करनी। तब भारत में जो आंदोलन चल रही थी तो हम लोग आंदोलन को कम कर दिए। एक नंबर बात, बदले में हमारी सेना उसकी मदद की। भारतीय लोग जहां जहां गए बहादुरी से लड़े ताकि इसको जिताना, भाई जिताएंगे तभी हमको आज़ादी मिलेगी, हमारी इच्छा ये थी। तो हम लोग बहादुरी से लड़े। तब क्या हुआ, 1918 के बाद हमारी प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होती है तो हमको आज़ादी के बदले क्या मिलता है? रॉलेट एक्ट, काला कानून मिलता है। तो हमारी आशा पर पानी क्या हो गया भाई? फिर गया।
तो अब हम विरोध करेंगे नहीं करेंगे कि भाई तू तो ठग है, बेईमाना है, तब तो लड़बे करेंगे नहीं। तो देखिए वहीं से लड़ाई थोड़ा सा लग जाता है कि अंग्रेज हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है, नंबर एक कारण। ठीक है, तो हमारे साथ ठगा जाता है प्रथम विश्व युद्ध में इसके कारण। दूसरा कारण था कि उस समय क्या होता है कि गांधी युग की शुरुआत हो जाती है, और गांधी जी आते हैं तो क्या करने, कोई भी आंदोलन का नहीं, एगो प्रमुख नेता होना चाहिए, लीडर। अगर लीडर नहीं रहेगा ना तो काम नहीं होता है। सपोज समझिए ना, अभी आपका क्लास चल रहा है, अगर हम अगर नहीं रहे आपका क्लास चलेगा नहीं चलेगा, क्या है कि नहीं, नहीं चल पाएगा, आपका क्लास आज नहीं चल पाएगी। चलिए, तो कहने का मतलब है एक लीडर की जरूरत होती है। देश में आंदोलन चल रही थी लेकिन एक योग्य नेता की जरूरत थी, और गांधी जी उस समय क्या हो गए थे, आ गए, जिसके कारण पूरा देश उनके मतलब अंदर में काम करना शुरू कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे 1914 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या हो गई, तीव्र हो गई, तेज हो गई। लगातार कई घटना है उसके बाद, देखिए ना 1919 में, चलिए उसके बाद 1920 में ही खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा घटना, 1922 में स्वराज की पार्टी की स्थापना, नहीं लगातार उसके बाद घटना चलते रहती है। फिर साइमन कमीशन 1928 में, 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन, नहीं 1931 में गोलमेज सम्मेलन, कई आंदोलन पढ़े नहीं पढ़े। यानी कहने का अर्थ है कि उसके बाद लगातार आंदोलन है। तो यही कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार बढ़ावा मिला, समझने में कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझ लेते हैं। लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार हम लोगों से आश्वासन दी थी कि अगर हम इस युद्ध में जीत जाएंगे तो आप लोगों की आज़ादी दे देंगे, बशर्ते में आपको हमारी मदद करनी। भारतीयों ने उनका खूब मदद किया, आंदोलन को कम भी कर दिया, और बदले में क्या मिला कि 1918 में रॉलेट एक्ट जैसे काला कानून हमारे साथ मिला, जिसको हमें लगा कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, ठगी किया जा रहा है, चीटिंग किया जा रहा है, इसलिए भारतीयों ने उसका पुरजोर विरोध करना शुरू किया। नंबर दूसरा कारण था 1915 में गांधी जी जब भारत आए तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को एक योग्य नेता का संबंध मिला, साथ मिला, जिसके कारण उनके संबंध में पूरा देश एकजुट हो गया। अभी सब छिटपुट लड़ रहे थे, अब क्या हो गया, सब एकजुट हो गए, इसलिए आंदोलन क्या हो गई, तीव्र हो गई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन को समझ समझ के लिखिएगा, ठीक है ना, इसमें से नोट डाउन मत करते चल जाइएगा, सुनते जाइएगा। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों किया, चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है कि भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। तो देखिए रॉलेट एक्ट एक काला कानून है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था अपने एक लेख में कि रॉलेट एक्ट 1919 में आई थी, 1922 तक हमारे यहाँ रही थी, ठीक है, कानून लागू नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से वो लागू नहीं हुआ था, तो पूरे देश को इतना झकझोर दिया, अगर शायद लागू हो जाता तो क्या होता, ऐसा कहे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको ना पूरे देश में काला कानून के नाम से जाना गया, इसलिए क्योंकि भारत की आज़ादी यानी यहाँ के लोगों की जो स्वतंत्रता थी रॉलेट एक्ट में क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। किसी भी व्यक्ति पर शक के आधार पर उसे गोली मार देना, किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसे नजरबंद कर देना, उस पर मुकदमा चला देना, ये बिल्कुल देश की आज़ादी क्या हो रही थी, लोगों की स्वतंत्रता क्या हो रही थी, समाप्त हो रही थी। कोई दो व्यक्ति बैठ के बातें नहीं कर सकते हैं, आप सड़क पर चल नहीं सकते हैं, इस तरह की उसमें काला कानून था। इसीलिए रॉलेट एक्ट ने मतलब इस तरह के जो हमारे देश में प्रतिबंध लगा दिए गए थे, इसीलिए पूरे देश इसका क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे रॉलेट एक्ट एक काला कानून था। इस एक्ट में, इस एक्ट का मतलब होता है नियम, अंग्रेजी शब्द है एक्ट, तो एक्ट मतलब नियम। इस नियम में भारतीयों की आज़ादी पूर्णतः समाप्त हो जाती है। किसी भी व्यक्ति पर बिना कुछ कहे सुने उसे गोली मारा जा सकता है शक के आधार पर, उसे जेल में बंद किया जा सकता है, साथ ही साथ कोई दो व्यक्ति सड़क पर बातें करते नहीं चल सकते हैं, कहीं सभाएं आप नहीं कर सकते हैं, इस तरह के जो प्रतिबंध थे, इसलिए भारतीयों ने इसका पुरजोर विरोध किया। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत क्यों आया,
भारतीयों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। देखिए, हम लोग पढ़े थे साइमन कमीशन भारत क्यों आया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि हमारे देश में ना प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा एकदम क्या कहते हैं उसको, अराजकता की स्थिति हो गई थी, पूरा अशांत वातावरण था। ऐसा नहीं केवल भारतीय मर रहे थे, कुछ अंग्रेज भी उसमें मारे जा रहे थे, क्योंकि कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई थी, जिनमें हमारे सरदार भगत सिंह थे, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद थे, मदन लाल धिगरा थे। नहीं, ये सब जो क्रांतिकारी लोग थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि अंग्रेजों को चुन चुन कर मार रहे थे। वो भी मार रहे थे, ऐसा नहीं कि हम लोग मार नहीं रहे थे, लेकिन उसकी संख्या थोड़ी सी कम थी, हम लोगों की संख्या ज्यादा थी। चलिए, और लगातार कई आंदोलन हुई, जैसे आपने क्या पढ़ा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद 1920 में दो आंदोलन, एक खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, 1922 में चौरी चौरा की घटना। नहीं, तो इस सब की घटना के बाद ना पूरे देश में एकदम मतलब आंदोलन तीव्र थी, लोग अशांत वातावरण थे। तो इन सब की जांच के लिए, ये अशांत वातावरण की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई, जिसमें 9 सदस्य थे, जिसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। नंबर 1। दूसरा कारण था 1929 में हमारे देश में एक आम चुनाव होने वाली थी। तो इस आम चुनाव में हमारे देश की स्थिति कैसी है, इसकी भी जांच करनी थी उसकी। ठीक है, पहले तो हमारे देश का वातावरण अशांत था, उसको जांच करना था। 1929 में चुनाव होने वाली थी, तो उसकी जांच करनी थी। ठीक है, तो इन दो काम के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 9 लोगों की एक समिति बनाई गई और 1928 में वो भारत आती है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? अब चलिए, तो जान गए कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। 2 काम के लिए, पूरे देश का जो वातावरण अशांत था उसकी जांच के लिए, और 1929 में जो होने वाली चुनाव थी उसकी जांच के लिए। किसी को डाउट? अब चलते हैं हम लोग उसका विरोध क्यों किए। आ रहा था, कोई बात नहीं है, तुम ऐसे भी अंग्रेज आ रहा था, लेकिन हम लोग उसका विरोध क्यों किए। देखिए, इसका मेन कारण क्या था कि सबसे पहले जो आप आयोग बना रहे हैं, कहां जांच करने जा रहे हैं? भारत। तब भारत के वातावरण की आप जांच करने जा रहे हैं, तो जिस आयोग को आपने निर्माण किया उसमें भारत का सदस्य है ही नहीं। चाहे वो मुस्लिम लीग से होना चाहिए, चाहे कांग्रेस से होनी चाहिए, कोई भारतीय सदस्य उसमें होनी चाहिए ना, कि आप जो रिपोर्ट जांच करेंगे तो हमको लगना चाहिए ना कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो आप तो हमारे भारतीयों को तो उसमें रखा ही नहीं, तो इसीलिए भारतीय लोग उसका क्या कर रहे थे? विरोध कर। मेन कारण यही है, जांच का कारण। यानी हम लोगों ने उसका विरोध क्यों किया? क्योंकि उस समिति में, यानी सर जॉन साइमन जो कमीशन था, उसमें कोई भारतीय नहीं थे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझिएगा मेरे भाई। तो सर जॉन साइमन का हम लोग विरोध क्यों कर रहे थे? क्योंकि उस जांच समिति में कोई भारतीय नहीं थे। इसीलिए जब वह मुंबई पहुंचती है तो हम लोग काले झंडे से उसका स्वागत करते हैं, नारा लगाते हैं, साइमन कमीशन वापस जाओ। इन्हीं के विरोध चल रहे थे कहां? पंजाब में भी। तो पंजाब में जो लाला लाजपत राय थे, जो उस समय के वहां के सबसे प्रसिद्ध और वयोवृद्ध नेता थे, जिन पर जुलूस में इन पर लाठियां चलाई जाती, जिनके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। नहीं भरे थे हम लोग। चलिए, तो आप समझ गए कि साइमन कमीशन क्या था और क्यों आई, और किसके पीछे क्या क्या कारण था। फिर समझते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा सुनिएगा। साइमन कमीशन भारत क्यों आया? तो लिखेंगे साइमन कमीशन भारत आई, इसके 2 कारण थे। नंबर 1, 1919 से लेकर के 1922 तक लगातार भारत में अशांत वातावरण थी। इस अशांत वातावरण की जांच के लिए तथा 1929 में जो भारत में आम चुनाव होने वाली थी, उस चुनाव की स्थिति के जांच के लिए वो आ रही थी। इसलिए 9 लोगों की समितियां बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कर रहे थे सर जॉन साइमन, इसलिए उसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। भारतीय लोग उसका विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस जांच समिति में भारतीय कोई भी सदस्य नहीं रखा गया था। इसलिए भारतीयों में एक आक्रोश की भावना थी कि आप जांच कमेटी भारत के लिए बनाए हैं और उसमें भारतीय सदस्य है ही नहीं, इसलिए वो उसका विरोध कर रहे थे। और इसके विरोध में जब वह मुंबई पहुंचते हैं 1928 में, तो हम लोग नारा लगाते हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ। उसे काले झंडे से स्वागत किया जाता है, पूरे देश में मतलब बंद करके उसका स्वागत किया जाता है, देशव्यापी
आंदोलन होती है वह पूरे देश से लगभग पंजाब में भी आंदोलन रहते हैं जहां पर लाला लाजपत राय की मृत्यु होती। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा होगा। आगे है नमक यात्रा पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी दांडी यात्रा के बारे में लिखना है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 1922 में गांधी जी जाते हैं जेल, न जाते हैं, इनको कितनी साल की सजा होती है? 6 साल की सजा होती है, हम लोग पढ़े थे। लेकिन गांधी जी थोड़ा सा बीचे में भाग आते हैं। कैसे भाग आते हैं घटना बता ही दिए थे। चलिए ना कुर्सी फेंके नहीं। अरे जेल में हो गए थे, एकदम साफ खाना पीना बंद कर दिया, पूरा लटुआ गए। अब अंग्रेजवा देखा इनको कि भाई लटुआ गया है गांधी जी, तो 4 गो आदमी डेन पकड़ के उठाया है, इसको जल्दी बाहर निकालो नहीं तो मर जाएगा जेले में। और जब गेट पर जा करके गेट पर इनको छोड़ दिया 4 आदमी, तो उठ करके जींस आर झाड़ लिए चल दिए चाहे जो भी था। चलिए तो गांधी जी बीचे में भाग आए, अकील से ना चलाए। अब देखिए अब आते हैं इधर, तब तक कांग्रेस से एक अलगे पार्टी निर्माण हो जाता है, उसका क्या नाम था? स्वराज पार्टी। नहीं तो वो अलगे वो घोषणा कर दिए कि हम भारत आज़ाद हैं ना, हम लोग पढ़े थे कि वो रावी नदी के किनारे वो झंडा तिरंगा फहरा करके आज़ाद की घोषणा कर दिए। 1929 के लाहौर अधिवेशन हुई, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हो गई, ये हम पढ़े थे उस समय। चलिए अब गांधी जी जब आए तो यहाँ पर लॉर्ड इरविन, उस समय हमारे देश का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन ने सोचा कि ये वातावरण में जो इतनी अशांति है ना, इसको थोड़ा सा कम किया जाए। तो कैसे होगा? तो गांधी जी को बुलाया जाए, गांधी जी ही ये वातावरण को शांत कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी के पास उस समय ना मेन पावर था, माने उनका समर्थक बहुत ज्यादा थे। कुछ समय में उनके समर्थक क्या हो गए थे? बहुत ज्यादा। तो लॉर्ड इरविन सोचा कि गांधी जी को मना लेंगे ना तो काम हमारा चल जाएगा। गांधी जी कह देगा कि समर्थन से पूरा देश लोग सहयोग करेगा हमारा, ये सोचा लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी को बुलाया कहाँ? दिल्ली। तो दिल्ली में गांधी जी गए, लॉर्ड इरविन से समझौता किया, जिसे हम लोग दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट कहते हैं, या लॉर्ड इरविन गांधी समझौता भी कहते हैं। तीनों एक ही नाम है, दिल्ली समझौता, दिल्ली पैक्ट या लॉर्ड इरविन गांधी समझौता कहते हैं। ठीक है। तो गांधी जी वहां गए, तो लॉर्ड इरविन अपन फिराक में कि गांधी जी हमार बात माने। आ गांधी जी एगो कथी ले गए थे? लव लेटर ले गए थे इरविन क्यों ना ले गए, उसको दिए कि भैया भैया है ये लीजिए। उसमें कितनी मांग रखी गई थी? 11 मांगे रखी। नहीं, जिनमें कौन कौन चीज थी? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए ना भाई, कितनी मांगे रखी गई थी? कौन कौन मांग थी? अरे भाई अब बताए थे, भूल गए। देखिए पहली मांग थी कि नमक कानून को भंग करिए, कि हमारे देश के लोगों को नमक बनाने का अधिकार नहीं है, इसको नहीं। चलिए दूसरा था कि भारत में जितने भी जेल में लोग हैं जिन पर किसी तरह की हत्या का मुकदमा नहीं है, उसको रिहा किया जाए। भारतीय सेनाओं में जो जितना आप खर्च कर रहे हैं उस सेना को कम करिए और उसको किसान की छूट करिए। नहीं, इस तरह के बहुत सारे उसमें 11 मांगे रखी गई थी ना। लेकिन लॉर्ड इरविन क्या किए? बिना पढ़े हुए पत्र को क्या कर लिए? जेब में रख लिए। तो गांधी जी क्या कह दिए कि अब चल तो फट्टा, नहीं चल दिए। तो गांधी जी कह दिए कि चल तो फट्टा ना, और वो पहले ही आह्वान कर दिए थे कि हम लोग कहां से नमक कानून भंग करेंगे और सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत। देखिए गांधी जी पहले कह दिए थे, ये एकदम बोला हुआ चीज था। इसके बाद वो वापस कहां आते हैं? दिल्ली से गुजरात। और गुजरात में एक आश्रम था जिनका नाम था साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से 12 मार्च को 78 अनुयायियों के साथ, माने शिष्य के साथ, लोगों के साथ 240 मील पैदल चलकर गुजरात के समुद्र किनारे दांडी पहुंचते हैं। रास्ते में बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कहां पहुंचते हैं? दांडी। और दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल 1930 को। ठीक अगले दिन यानी 6 अप्रैल को समुद्र से नमक बना करके नमक कानून भंग करते हैं और शुरुआत करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन। इसे कहते हैं हम लोग नमक यात्रा ना। हो तो थोड़ा सा लिखेंगे कैसे? ये तो पूरा बैकग्राउंड था, इतना लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा शॉर्टकट में चलते हैं। लिखेंगे जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी। कैसे लिखेंगे हम लोग? जब लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की बात नहीं मानी तो उन्होंने नमक कानून भंग करने का आह्वान किया और 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ
गुजरात के साबरमती आश्रम से वो पैदल यात्रा में निकले और लगभग उसमें 240 मील पैदल चलकर दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 को। ठीक उसके अगले दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बना करके नमक कानून भंग किए। इसे नमक यात्रा के नाम से जाना जाता है या दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। किसी को डाउट्स? आगे चलते हैं। बुआ इसमें से क्वेश्चन है को तो परीक्षा में जरूर रहेगा, याद रखना। अब कौन रहेगा वो हम नहीं जानते हैं। अपने यहाँ भी टेस्ट होगी, वो भी होगी, और मैथ का अब टेस्ट शुरू हो गया, मतलब लिख लिए हैं। में भी हो सकता है 1-2 दिनों के बाद टेस्ट हो सकती है, इसलिए अपना जो भी देखना है देख लीजिएगा, अब जिस दिन भी हो। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज दल की क्या उपलब्धियां थी? देखिए बाजी, तो स्वराज दल की उपलब्धियां के बारे में पूछा जा रहा है कि स्वराज दल क्या था। तो हम लोग पढ़े थे कि हमारे देश में एक आंदोलन चला था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ये देशव्यापी आंदोलन था, एक जन आंदोलन था। पहली बार आम जनता ने भाग लिया था। देखिए इससे पहले हम जो लड़ रहे थे ना, सेना लड़ रहा था, कोई नेता लड़ रहा था, कोई राज रजवाड़े लड़ रहे थे, नहीं रे, सब अपने अपने उद्देश्य से लड़ रहे थे। लेकिन पहली बार आम जनता लड़ा था, इसलिए इसको जन आंदोलन कहते थे। आंदोलन काफी तीव्र भी हुई थी। जानते हैं उस समय क्या हुआ? 70% विदेशी वस्तु आना क्या हो गया? बंद हो गया। सब लोग देसी वस्तु का उपयोग करना शुरू कर दिए थे। लेकिन इत्तेफाक उस समय चौरी चौरा घटना हुई। गांधी जी अचानक बिना किसी से अनुमति लिए हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिए, जिसके कारण कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। उन्होंने एक पार्टी से अलग होकर के एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। इसकी मुख्य उपलब्धियां क्या थी कि अब हम लोग अभी तक कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी केवल संवैधानिक सुधार मांग कर रहे थे। ये तो 1920 की बात हम कर रहे थे। 1930 में चलिए ना, हम लोग लॉर्ड इरविन को क्या कहते? गांधी जी आजादी कहे थे कि हमको दे दीजिए आजादी। उन्होंने क्या कहा था? सुधार करिए, सेना को कम करिए, टैक्स को कम करिए, लाइसेंस हमको दीजिए। नहीं, ये सब तो हम लोग क्या मांग रहे थे उनसे? संवैधानिक सुधार मांग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे देश में उस समय तक संवैधानिक मांग कर रही थी कांग्रेस, लेकिन स्वराज पार्टी क्या कह दी कि ना भैया, अब हमारा पूरा आजादी ना। और स्वराज पार्टी ने ही सबसे पहले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस में अपनी मांग रखी थी पूर्ण स्वराज की। ठीक है, उसने ही रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहरा करके देश आजाद होने की घोषणा कर दी थी। ठीक है, चलिए फिर समझते हैं स्वराज दल की क्या उपलब्धियां। तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन के अचानक वापस लेने से कांग्रेस के 2 प्रसिद्ध नेता गांधी जी से रुष्ट हो गए और कांग्रेस पार्टी से वह अलग होकर के एक पार्टी बनाए जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था देश की पूर्ण आजादी की मांग करना। ठीक है, और उन्होंने देश की आजादी के लिए काम करना शुरू किए थे। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। चलिए फिर वही बात आ गई, दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं? वही दिल्ली। चलिए तो लिखेंगे देश में अराजकता की स्थिति थी। लॉर्ड इरविन इस अराजकता को खत्म करने के लिए गांधी जी से बात करना उचित समझा, इसलिए गांधी जी को दिल्ली बुलाया जाता है और गांधी जी और लॉर्ड इरविन यानी जो समय भारत के वायसराय थे, दोनों के बीच बातचीत होती है, उसे कहते हैं हम लोग दिल्ली समझौता या दिल्ली पैक्ट। क्या बात है, लाए हैं क्या? धन्यवाद, रखिएगा। चलिए बातें नहीं, सुनिए दिल्ली पैक्ट के विषय में आप क्या जानते हैं? सुनिए, हेलो, पे अटेंशन। तो हम लोग समझ गए ना दिल्ली पैक्ट के बारे में। लिखेंगे देश में अशांति का वातावरण था। इस अशांत वातावरण को खत्म करने के लिए भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से बात करना उचित समझा, इसलिए गांधी जी को दिल्ली बुलाया जाता है। गांधी जी दिल्ली जाते हैं, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच बातचीत होती है, उसे कहा जाता है दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता। क्या बातचीत होता है वो छोड़ दीजिए, लेकिन होती है ना, होती है। चलिए अगला हमारा है, हाँ अरे थोड़ा सा क्या कहते हैं, उतना नहीं है, ऐसे तो आप जानते ही हैं दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई थी कि गांधी जी कह रहे थे, अपनी बात मना रहे थे और लॉर्ड इरविन
अपनी बात मना रहा था, दोनों अपनी अपनी बात पर था। गोल में सम्मेलन में वही हुआ कि हम लोगों को बुला लिया, कहाँ, इंग्लैंड बुला लिया। ए भैया, आपको बुला रहा है कहाँ, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल। तो गांधी जी तो बुझ गए कि लॉर्ड इरविन यहाँ जो कहा है वही चीज तो चर्चिलवा कहेगा, तो कहे जाए हम वहां करेकन क्या जी। तो नहीं गए पहले गोल में सम्मेलन में। दूसरा में जब फिर से बुलाएगा तो सोचे चलो भाई, जब इतना बार बार कह रहा था जाना चाहिए एक बारी, तो गए। तब बीचे में जो है कुर्सी उर्सी फेंक के क्या हो गए थे। तो चलिए आगे, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, सुनिएगा बउआ रे, समाजवादी दल का गठन क्यों हुआ, कोई बताएंगे हमें। एक चीज हम लोग पढ़े थे ना कि हमारे दुश्मन का जो दुश्मन होगा वो हमारा मित्र होगा, नहीं पढ़ेंगे। चलिए समझिएगा, भारत में किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था। और अंग्रेज के विरोधी कौन थे, तो रूस था। यानी अंग्रेज था पूंजीवादी व्यवस्था, रूस थे या उधर जर्मनी था, वो सब साम्यवादी व्यवस्था था। तो वो लोग हमारी भारतीय लोगों को क्या कर रहा था, मदद कर रहा, ताकि इंग्लैंड को हरा सके। तो हमारे देश के लोग ना अंग्रेज को हराने के लिए, अंग्रेज को पछाड़ने के लिए, साथ ही साथ विदेशी लोगों का सहयोग पाने के लिए हमारे देश में किसका निर्माण हुआ, समाजवादी दल। कोई दिक्कत। चलिए जैसे आप लोग हिंद चीन में पढ़े थे, हिंद चीन में कौन गया था, फ्रांस वाला था। तब फ्रांस तो बेचारा बीच में पहले ही हार उड़ गया तो चल आया। उसके बाद कौन गया, अमेरिका घुस गया। अमेरिका किसका समर्थक था, पूंजीवाद का। वो नहीं चाहता था साम्यवादी। लेकिन क्या हुआ कि साम्यवादी सरकार सब जब मदद किया किसको, हिंद चीन को, तो अमेरिका अलग हो गया, नहीं हो गया। अमेरिका को लगा कि अब यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो सब हमको काट खाएगा। तो बेचारा वो भागा वहां से जान छोड़ा के। तो हम लोग भी वही सोचे, भारतीय लोग भी वही सोचा कि अंग्रेजवा को अगर हराना है तो विदेश का सहयोग जरूरी है। जैसे देखिए हम लोगों के पास हथियार कहाँ से आता था, जैसे आप चंद्रशेखर आजाद की बात लीजिए, सुभाष चंद्र बोस की बात लीजिए, तो इन लोगों को जो हथियार आता था, गोला बारूद बम आता था, वो सब कहाँ से आता था, कोई नहीं देता था, विदेश वाला देता था हम लोगों को। नहीं, जैसे देखिए ना, सुनते होंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई है, जब वो जर्मनी से जापान जा रहे थे, एक हवाई जहाज में उनकी दुर्घटना हो जाती है। उनसे हिटलर से भी उनकी मुलाकात हुई थी, और जापान में उन्होंने एक दल भी बनाया था जिनका नाम था आज़ाद हिंद दास्ता, आज़ाद हिंद फौज उसको कहते हैं। ये कहाँ बनाए थे, जापान में बनाए थे। तो जापान उस समय किसका विरोधी था, अंग्रेज का, नहीं मेरे विरोधी था। तो हम लोग सोचे थे उस समय, यानी भारतीय लोग सोचा, क्या सोचा कि अगर अंग्रेज को हराना है तो हमें विदेश के लोगों का सहयोग जरूरी है, और उसके लिए हमारे देश में क्या होना जरूरी है, साम्यवादी की स्थापना होना। क्योंकि अंग्रेज है पूंजीवादी, हम बनेंगे साम्यवादी, तो सब विदेशी, हमारा जो अंग्रेज का दुश्मन है वो हमको क्या करेगा, मदद करेगा, तो हम अंग्रेज को यहाँ से भगा देंगे। इसी उद्देश्य से हमारे भारत में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, जिसमें सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना किया था जिनका नाम था M.N. राय, ठीक है। और समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे जिनका नाम था J.P. नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण। नहीं पढ़े थे, चलिए कोई दिक्कत, फिर से एक नजर देख लेते हैं। लिखेंगे भारत में साम्यवादी दल की स्थापना इसलिए हुई, हाँ समाजवादी या साम्यवादी लगभग सेम है, नहीं पढ़े थे हम लोग, पहले दूसरे चैप्टर में पढ़े थे। समाजवादी दल की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि अंग्रेज पूंजीवादी थे और अंग्रेज के जो दुश्मन थे वो साम्यवादी थे। तो हमने सोचा, यानी भारतीय लोगों ने सोचा कि अगर समाजवाद की स्थापना होगी हमारे देश में तो अंग्रेज को हराने में हमें सुविधा होगी, साथ ही साथ भारतीय जितने आम गरीब जनता है, मजदूर है, सब लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा। इसलिए देश में समाजवाद की स्थापना हुई, समाजवादी दल की स्थापना की गई, और इसका सबसे प्रमुख श्रेय किनको जाता है, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कुल 8 क्वेश्चन थे, और है क्या, 8 है ना क्वेश्चन है। चलिए आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।
चलिए बहुत अच्छी